नमस्ते साथियों, वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय गौ माता। साथियों, अगर मैं बात करूं 2 दिन पहले या कल जो रिजल्ट आया है और उसके बारे में बहुत सारे लोगों जश्न भी मना रहे हैं कि जी बीजेपी जीत गई, किसी की आम आदमी पार्टी जीत गई, किसी की कोई गम भी मना रहा है कि जी हमारी पार्टी हार गई। लेकिन हमारी जो पीड़ा है असल में वो बड़ी पीड़ा है। हमें नहीं लगता कि कोई सरकारें जो है कोई हारती है जीतती है, ये किसी सरकार के हारने जीतने से हमें कोई फर्क पड़ता है। क्यों हम ऐसा बार बार बोलते हैं, उसके कुछ कारण है। मैं तो आपका परिचय कराऊंगा। ये ताऊ सूरजमल नैन जी हैं और किस तरह का आम आदमी, मतलब कोई भी सरकार हो, किस तरह एक पिसता है आम आदमी, किस तरह सरकारों में, भ्रष्टाचारी में, अफसरों में किस तरह अपने आप को पिसवाता है, अपने आप को मतलब इतना उसको टॉर्चर किया जाता है समाज में। और कोई सरकार हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कई बार पूछता भी हूं, जिन लोगों को लगता है जी बीजेपी बड़ी राष्ट्रभक्त पार्टी है, या मतलब कांग्रेस अच्छी है, कोई किसी के लिए कोई अच्छा है, किसी के लिए चौटाला अच्छा है, किसी के लिए कोई भी अच्छा है, मैं पूछता हूं, जब मैं 20 साल पहले मैं जब देखता था तो चालान के नाम पे जो लूट होती थी वो कितनी लूट बढ़ी है कि घटी है मुझे समझ नहीं आता। कि मतलब मान लीजिए व्यक्ति गाड़ी से जा रहा है और वो अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ जा रहा है, अगर रास्ते में उसको पुलिस खड़ी दिखाई दे तो उसको ये लगता है कि किस तरह से पीछे छुड़ाया जाए, क्योंकि वही लूट के नाम पे 10 साल पहले व्यवस्था चलती थी वही आज चलती है। या मान लीजिए आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, मुझे समझ नहीं आता कि आम आदमी जीवन में क्या बदलाव होता है। मैं ताऊ सूरजमल की जो बात कर रहा हूँ, ताऊ सबकी नमस्ते कर दो, राम राम कर दो सबकी। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से थोड़ा सा आगे आ जाओ। इस ताऊ के बारे में एक बात बता दूं, मैं ताऊ एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और जींद से बिलोंग करते हैं। और जो आजकल जो ये मुआवजे का जो झगड़ा है, या मान लीजिए भ्रष्टाचार का जो झगड़ा है, इसमें हरियाणा में, जींद में जो बड़ा काम है, जो बड़ा नाम है ईमानदारी के मामले में, इनका बड़ा नाम है। और कितने साल से तब आरटीआई का जो आप लगाने का जो काम कर रहे हो, कब से कर रहे हो? ये भाई सुशील साहब, मैं इस आरटीआई का 2008 से लग रहा हूँ। मतलब मुझे एक बात बताओ, के अंदर मैं परफेक्ट हो रहा हूँ, 2012 के अंदर आ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आरटीआई में पहले में और अब में, या मतलब आपकी जो कार्रवाई इसमें कुछ फर्क पड़ा है क्या? बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है भाई साहब। मैं आपको बात बताऊँ, देखो मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। ठीक है। मैं तो एक तरफ जनहित का मुद्दा या किसान का मुद्दा ही लेके चलता हूँ। मैं ये पूछ एक मिनट, मेरी तरफ से सारी पार्टी एक बराबर है। ठीक है। लेकिन जो थोड़ा अब अंतर बताऊँ, जो आरटीआई का थोड़ा पहले कांग्रेस के टाइम पर एक्शन होता था, लेकिन अब नहीं होता है। मतलब आरटीआई को बिल्कुल पंगु बना के धर दिया है इन अधिकारियों ने। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट से जनहित के मुद्दे उठाए थे, जहाँ मतलब आप उसके आरटीआई के देना, मैं बीच में रोक देता हूँ। कांग्रेस हमारे लिए चोर है और कांग्रेस इस देश का, मैं कहता हूँ, नाश करने वाली पार्टी। हम किसी पार्टी के फिर मैं नहीं बोल रहे, लेकिन आरटीआई का धीरे धीरे किस तरह आरटीआई को बर्बाद किया गया, उसका एक जीता जागता उदाहरण बताओ, जिससे बात आपको करवाऊं तो बताओ। तो बात ऐसे है भाई, पहले तो कुछ न कुछ एक्शन उन अधिकारियों के ऊपर होता था। अच्छा। आरटीआई भी तकरीबन जो समय के अनुसार मिल जाती थी। हाँ। न रिकॉर्ड छुपाई होती थी रिकॉर्ड की। लेकिन अब तो इनको ऐसा पंगु बना दिया है। पहली बात तो जो हम आरटीआई लगाते हैं वो अधिकारी ही नहीं सूचना देता। ठीक है। उसके बाद हम उसके समय के अनुसार हम फिर आगे प्रथम अपील करा। हाँ। उसके बाद वो लटका देता उसको। इसके बाद हम फिर जाते हैं सेकंड अपील में, आयोग में। आयोग तो बिल्कुल हरियाणा सरकार ने पंगु बना दिया, बिल्कुल पंगु। मतलब उन अधिकारियों को ऐसा बैठा दिया जो जहां भी सरकार की बदनामी होगी वहां उस सूचना दिलानी नहीं है। मतलब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आरटीआई के आयोग भी है? हाँ, आयोग भी। वो मतलब जैसे यहाँ का आयोग, वो आयोग है जो आरटीआई में काम करते हैं। सबसे मतलब हेड ऑफिस हरियाणा का जो है वो आयोग है। एक मैं घटनाक्रम की बात करता हूं। क्या ताऊ जी ने क्या किया, जो मुआवजे की कहानी थी, मुआवजे के लिए ताऊ ने कुछ आरटीआई लगाई। और जींद की मैं बात करूं तो आरटीआई में ताऊ ने एक चीज पकड़ी, बड़ी चीज पकड़ी। वो ताऊ जी अपने जवानी से बताएंगे। बताओ तो आपने क्या पकड़ी थी, किस तरह, मतलब वो मिठाई के नाम पे क्या पूरा मामला? भाई देखो, गप्ते तो मैंने इनके कई पकड़े इनकी। जैसे कृषि विभाग का था तो फिर पराली के ऊपर जो इन लूट मचाई है, पराली जलाने का किसानों को समझाने के नाम पे। लेकिन किसानों को नहीं समझा के उसके अंदर एक बड़ी भारी लूट की है। क्या लूट? उसके अंदर इन फर्जी सारे बिल थे, जो मिठाई के थे, टेंट के थे, सारे फर्जी बिल थे। न उनके ऊपर कोई कहीं जीएसटी था। देखो मैं थोड़ा सा आपको प्रॉपर समझा देता हूं। ताऊ जी ने ये पूछा था कि जिन अफसरों ने जो पराली का, जो किसानों को जो बदनाम किया गया हरियाणा में, के जो हरियाणा के जो लोग हैं वो पराली जलाते हैं जिसका धुआं दिल्ली जाता है, उसका पूरा मामला एक्चुअली में था क्या? पहली बात उनको बता दूं कि कभी भी कोई किसान पराली नहीं जलाता, वो अवशेष जलाता है।
अब उस अवशेष में सरकार ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया था, जिसमें ये बताया गया कि आपको ये अवशेष नहीं जलाने हैं, आपको इस चीज से नुकसान होता है। तो ताऊ जी ने एक आरटीआई लगाई कि आपने लोगों को जगाने के लिए क्या क्या कार्यक्रम किए, किन किन गांव में कार्यक्रम किए, उस पर क्या खर्चा आया। आप जान के हैरान रह जाओगे कि एक सीजन में जिला जींद में उन्होंने बताया कि हमने गांव में अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया और उसका जो खर्चा बताया वो 40 लाख रुपए खर्चा बताया। जब ताऊ जी ने उनसे वो मांगा कि आप प्रोग्राम की डिटेल दीजिए, तो उन्होंने जो डिटेल दी, जो फोटोग्राफ दी, वो गांव में ताश खेलते हुए व्यक्तियों की दी और बिल ऐसी दुकानों के बिल दिए जो शहर में दुकान ही नहीं थी, ना उस पर जीएसटी था। मतलब जो बताया कि इन दुकानों से बिल आए हैं वो बिल ही नहीं, वो दुकान ही शहर में नहीं थी। 40 लाख का ताऊ जी ने मतलब एक फ्रॉड पकड़ा था। सबको पता है, जींद प्रशासन को पता है, सबको पता है, स्टेट बीजेपी की सरकार हरियाणा में है, सब अफसरों को पता है, लेकिन ना कि उन पे कार्रवाई करने को। मैं कहता हूं कि वो अधिकारी जो कहते हैं कि किसानों की रक्षा के लिए अधिकारी बैठे हैं, वो किसानों की रक्षा करने वाले अधिकारी जब पराली जलाने के अवेयरनेस कैंप के नाम पे 40 लाख रुपए का गबन करते हैं, वो किसानों को मुआवजा दिलाने के नाम पे कोई कार्रवाई करेंगे, ये कोई बात सोच भी सकता है क्या? तो उसमें किस किस के पास गए आप वो लेके वो सारी चीजें? वो पहले तो मैंने उसका जो था जीएसटी का जो अपना ये विभाग है जीएसटी जो अपने बिलों के ऊपर लगाते हैं, हाँ। उस विभाग में मैंने शिकायत करी थी, उस विभाग की आई थी, उन्होंने भी जांच करी थी, उन्होंने भी लिपापोती कर दी थी। उसके बाद फिर मेरे एक भाई एक कर्मों के साथ एक वीडियो वायरल हुई थी, उस वीडियो वायरल के ऊपर एक जांच अधिकारी अपना कार्यकारी इसका जो जिला परिषद का जो बेटा है उस अधिकारी ने मेरी जांच करी थी। उस जांच में भी थोड़ा है तो उसने मन है भाई वहां टाइट नहीं लग रही थी, लेकिन ऊपर जाके उसने वही लिपापोती करके न उसको फाइल करवा दिया। मैं तो इस बात में बहुत ज्यादा आकाश हो गया। बस जब सारे सोते सबूत है, कोई जांच नहीं कर तो हम क्या उम्मीद करा, किसका पास जावा? देखिए साथियों, बड़ी बात जो जिसको लगता है कि मतलब हम जिसको ये लगता है खासकर हम बीजेपी के विरोधी हैं, मैं चीज हम बस आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सरकारों में क्या कहां फर्क है। जब आप ताऊ जी के पास, ताऊ का नाम सूरजमल नैन है, इनका नंबर दे देंगे, सबको पता है जींद में हरियाणा में किस तरह मुआवजे के नाम पे बंदर बांट होती है, किस किस तरह अधिकारी उसमें संलिप्त होते हैं, कौन कौन अधिकारी हैं, किस तरह मतलब पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। कोई क्यों नहीं जांच करता? क्या ताऊ जी वजह क्या, आपको क्या लगता है, क्यों नहीं जांच हो पाती? क्यों नहीं जांच भाई सुशील इसलिए नहीं होती क्योंकि उसके अंदर सम्मिलित सब है, मतलब सब मतलब अफसर अधिकारी भी है, राजनीतिक भी है, राजनीतिक भी। हाँ बिल्कुल 100% है। हाँ। अगर ऐसी बात नहीं होती तो मैं सीएम हाउस में खुद शिकायत लेके आया था, लेकिन उस पर शिकायत का भी ये नहीं पता चला वो कहां पर गई। अच्छा, हाँ सारे इसके अंदर इन्वॉल्व है, चाहे राजनीतिक आ गया चाहे उनका अधिकारी। ये बताते हैं कि इसके घर पे कम से कम 500 आरटीआई पड़ी है। ऐसी जुर्म की बात तो कहीं भी नहीं। जो अपने जुलाने से चल के चंडीगढ़ से मेरे को एक अधिकारी भी ऐसा नहीं मिला जिसने मेरे से सिस्टर साहब से ये नहीं पूछा मैं पहले ताऊ को पानी पिलाओ, उसके बाद ताऊ बता तेरी शिकायत क्या है, लेकिन किसी ने भी संज्ञान दिया उसके ऊपर आज तक भी। और सारा रिकॉर्ड है मेरे पास, ये सारा रिकॉर्ड। भाई कौन लड़ेगा, कौन लड़ना चाहेगा इस तंत्र से, किस तरह लड़ा जाए? आज लोग जश्न मना रहे हैं, मतलब बीजेपी के जीतने का जश्न मना रहे हैं, जो बीजेपी आज हरियाणा में है, और हमें ये समझ नहीं आ रहा कि मतलब ये चीजें लेके कहां पे जाएं। मान लीजिए खेती की बात, अगर जैविक खेती की बात करूं तो मैं 7 साल 10 साल हरियाणा की सरकार देख रहा हूं, आज तक एक सिंगल गांव में किसी व्यक्ति को जैविक खेती नहीं सिखा पाई। अगर मैं गाय की बात करूं तो हरियाणा सरकार में गाय के बजट के नाम पे 0 रुपया, आप जाके देखिए नेट पे कि गाय का संवर्धन करने के लिए हरियाणा में जो बीजेपी सरकार है वो 0 बजट कर दिया गया है। साथियों, जिस चीज को लेके देखिए, कांग्रेस से तो कभी कोई उम्मीद थी ही नहीं, कांग्रेस से या बाकी पार्टी से तो कभी कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो तो दुकानदारी थी। एक उम्मीद थी कि बीजेपी कभी आई है और सत्ता में वो कुछ करके दिखाएगी, लेकिन साथियों बीजेपी की जो पॉलिसी है वही पॉलिसी जो सेम कांग्रेस की पॉलिसी हुआ करती थी, वही चौराहे पर डंडा लेके पुलिस वाला आपको रोकता है, वही तहसील में जाओगे आप धक्का आपको वहां खाना पड़ता है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब आगे का रास्ता क्या है। और लोग पता नहीं, लोगों ने किस तरह से मान लिया, कुछ जातियां उनको लगता है ये बीजेपी हमारी है, किसी को लगता है हमारी कांग्रेस है, किसी को लगता है हमारा चौटाला है। लेकिन जो व्यक्ति जो जी रहा है, जैसे ताऊ जी जो है समाज में लड़ने का जो काम कर रहे हैं, इनको ये समझ नहीं आता कि अपनी शिकायत लेके जाए तो जाए कहां पे। और इनकी अपनी पीड़ा भी है, क्योंकि इन्होंने 10 साल अपने जीवन के जो है वो समाज को दिए हैं, लेकिन जो मान लीजिए एक सिंगल आरटीआई के भ्रष्टाचार के उजागर होने के बाद एक सिंगल व्यक्ति पे एफआईआर दर्ज नहीं होती। 10 साल के दौरान
400 आरटीआई में से कम 50 आरटीआई ऐसी होगी जिसमें ये पता है कि ये व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया है, इसलिए ये व्यक्ति भ्रष्टाचार में संलिप्त है। एक सिंगल व्यक्ति पे एफआईआर दर्ज नहीं होती। तो साथियों, इस तरह के जो समाज में जो लोग बचे थे, क्योंकि इनको डरा भी जाता है, धमका भी जाता है, इनको प्रताड़ित भी किया जाता है, लेकिन फिर भी ये डटे रहते हैं और इन पे इनकी जब कोई सुनवाई नहीं है, तो आने वाले टाइम में कौन लड़ेगा और किसके लिए लड़ेगा, बड़े समझ से दूर की बात है। राव जी, आप इसके बारे में और मतलब आपको लगता है कि मतलब इसमें जो आपने जो बात कही है आरटीआई के मामले में कि किस तरह आरटीआई को कमजोर किया गया है, वो थोड़ा बताइए। आरटीआई को कमजोर तो इसलिए किया जा रहा है, जो भी आरटीआई लगाता है ना उसको वो वहीं से शुरुआत ही उसका ये अपने दिमाग में दे देते हैं कि इसको हमको इसका इतना लंबा खेल देंगे, ये वहां तक जाता जाता वैसे ही आकाश हो जाएगा। अच्छा, पहली बात तो आ गई है। दूसरे नंबर, जैसे मेरी कई बार हुई थी अपने मेरे डीसी साहब के पास थी, तो मैं अपना लिख के 2 दिन 3 दिन पहले रिमाइंडर दे देता हूँ, मेरे तो ये समस्या है। पहले ऐसे करते थे, मेरे को 10 बजे का समय दे देते थे, मैं सब वहां 9:45 बजे दफ्तर में पहुंच जाता था। मेरी सुनाई 4 बजे करते थे, मेरे को सारा दिन बिठाए रखे। अच्छा, बात 10 मिनट की सारा दिन वहां बिठाए रखे, वो भी एक 45 का ही कारण है, जबकि मैंने सारा दिन वहां बिठाए रखे। इसी प्रकार इससे ऊपर जाओगे तो आप आयोग जो बैठे हैं वो 6 महीने 7 8 महीने की तारीख देते हैं। आदमी कितने लंबा इंतजार करेगा उस आरटीआई को लेने के, वो तारीख अपनी भूल जाता है, मेरे किस दिन की तारीख थी, फिर कहते यो आया नहीं, पंगू बना दिया इसको। आरटीआई का तो एक बिल्कुल एक दरकिनार कर दिया, खासकर इस सरकार ने तो बिल्कुल दरकिनार कर दिया, मैं तो ये कहता हूँ। अच्छा, तो साथियों, सोचना आपको है, विचार आपको करना है। हमें ये लगता है कि मतलब पता नहीं क्यों, मैं खासकर जश्न जो देख रहा हूँ हरियाणा में, उनको ये लगता है कि मतलब बच्चे को बड़ा तीर मार दिया हो। मतलब व्यक्ति का समझ नहीं आ रहा कि मतलब इतनी हमदर्दी क्यों है इन पार्टियों के प्रति, जो सरेआम मतलब जिसके पैटर्न में रत्ती भर का फर्क नहीं है। कांग्रेस के, बीजेपी के, आम आदमी के पार्टी के, जो जितने भी पार्टी हैं, इनके पैटर्न में रत्ती भर का फर्क नहीं है, और लोग जश्न मनाते हैं। जश्न इस तरह मनाते हैं जैसे कोई बड़ी जीत कर ली हो। मतलब आप अपने भाई को अपने गांव में अपने सरपंच में हरा के जश्न मनाते हैं, अपने किसी साथी को किसी बड़े पद पे हरा के जश्न मनाते हैं। हम जीत का जश्न नहीं मनाते, हम किसी की हार का जश्न मनाते हैं, ताकि मतलब उसको मतलब चिढ़ा जा सके। और ये जो भाईचारा और जो मतलब पूरा जो सिस्टम जो खराब करने पे मतलब को लगता है कि मतलब हम जीत गए, पता नहीं वो जीत किस चीज को जीत मानते हैं, और समाज को जो तोड़ने का जो काम किया जा रहा है, और इससे किस तरह बाहर निकला जाए, बड़ा सोच के भी डर लगता है। आने वाले समय में पीढ़ियां को क्या देके जाने वाले हम लोग, और बड़ा इसमें दर्द भी होता है, क्योंकि जो लड़ाई है वो इसी तरह चल रही है। आम आदमी लड़ाई इसी तरह चल रही है, उसका जीवन दुर्भर है। पिछले सारी चीजों में आपने जो बीमारियों के नाम पे जो खेल खेला गया, मुझे चीज लगता है कि दोबारा अगर ऐसा कोई खेल खेला गया तो हमारे जैसे लोग जो बोलते थे इस बीमारी के बारे में, हम भी बोलने से पहले सोचेंगे 100 बार, क्योंकि हम किसके लिए लड़ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं। कई बार एक साथी मेरा वो कहता है हम उनके लिए लड़ रहे हैं जो हमारा सिर फोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये ना हो कि हमारा भी पेशेंस जवाब दे जाए, और मतलब हमें भी लगे कि कोई मरे तो मरे, हमें क्या मतलब है, क्योंकि यह बड़ी परिस्थिति बड़ी विकट हो गई है। हम ये नहीं कहते कि यूपी में अगर जो हम यूपी के चुनाव से के रिजल्ट से बिल्कुल भी नाराज नहीं है, आपको एक बात बता दूं, क्योंकि यूपी में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे मान लीजिए समाजवादी पार्टी भी आ जाए या कोई दूसरा कौन सा पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर वो भी आ जाता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 5 साल पहले वो भी थे, 10 साल पहले, और उन्होंने भी मतलब जो काम किया है वो किसी छुपा हुआ नहीं है। वो चोर बाजारी जो गुंडागर्दी मतलब उन्होंने की हुई है, हर व्यक्ति एक काम करता है। मान लीजिए समाजवादी पार्टी वाले आगे उन्होंने कुछ मुसलमानों के लिए अच्छा कर दिया, ये आगे उन्होंने कुछ हिंदुओं के लिए अच्छा कर दिया, तो सबका एक अपना वोट बैंक है, सब अपने वोट बैंक के हिसाब से चलते हैं। जिनको लगता है कि मेरा वोट बैंक जहां पे है उनके लिए फायदे का, थोड़ा वो दिखावे के लिए करते कुछ नहीं है, ना वो मुसलमान के लिए करते हैं ना हिंदू के लिए करती हैं, क्योंकि सिर्फ दिखावे के लिए कुछ बातें बोलते हैं टीवी पे आके, जिसको लगता है कि ये मेरे धर्म से रिलेटेड है। लेकिन जो पॉलिसी जो मेकर हैं, जो काम होते हैं ग्राउंड लेवल पे, उनमें कहीं भी कोई फर्क देखने में नहीं आता। हाँ, हो सकता है कि एक व्यक्ति एक चीज अच्छी कर दे, दूसरा व्यक्ति दूसरी चीज अच्छी कर दे। वो कुछ चीजें मान लीजिए केजरीवाल ने दिल्ली में अगर मान लीजिए कुछ स्कूल की बिल्डिंग अच्छी कर दी तो सोल्यूशन से कुछ नहीं निकला। भाई मान लीजिए अगर 1.5% नौकरी दिल्ली में थी तो 1.5% ही तो रहेंगी, आदमी तो 1.5% ही लगने हैं। हाँ, कुछ बिल्डिंगों पे जो शीशा लगा दिया, शीशे लगाने का जो काम किया, उसमें लगता है जी बहुतों को केजरीवाल ने बड़ा विकास कर दिया। और बहुत सारे साथियों को लगता है जी मतलब पता नहीं क्यों इतनी जो ये आकर्षण है पार्टियों प्रति, ये क्यों इतना आकर्षण पार्टियों प्रति है, समझ से बाहर की बात, समझ से परे की बात है। साथियों, बैठना होगा, चर्चा करनी होगी इन विषयों पे। हमें पता नहीं क्यों लगता है कि ग्राउंड लेवल पे सारे के सारे काम वही हो रहे हैं जो पिछली पार्टी कर रही थी, उसने पिछली पार्टी कर रही थी। 20-30 साल का अनुभव वही है। वही आंदोलन में हम लोग आज से 20 साल पहले जब कंडेला में आंदोलन हुआ था चौटाला के टाइम पे, वही सारी चीजें तब दिखाई देती थी, वही कांग्रेस के टाइम पे दिखाई देती थी, वही आज दिखाई दे रही है। और भविष्य में जो भी राज आएगा हमें लगता है कि हमें इसी तरह लड़ना पड़ेगा। चलो,
आप लोगों पे एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं कि कब इनसे मोह छूटेगा, कब आप अपने आप से पूछना शुरू करोगे, कब इन पॉलिटिकल पार्टी से पूछना शुरू करोगे कि आम आदमी जो व्यक्ति जो लड़ना चाहता समाज के लिए वो कहाँ जाए, क्या उसका रास्ता हो। साथियों, इन बातों के साथ मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन भी करता हूँ, कोई गलत बात निकल जाए तो माफी चाहूंगा। कमेंट में ऐसी कोई चीज ना लिखें, क्योंकि कमेंट बहुत सारे परिवार भी देखते हैं, बहुत सारे साथी भी देखते हैं। अगर किसी साथी को बात बुरी लगे तो वो इग्नोर करे, मतलब कमेंट में ऐसी कोई चीज ना लिखे जिससे सामने व्यक्ति को पढ़ते हुए शर्म आए। नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।